लास्ट हमने काफी सारा थ्योरी पढ़ा था। अभी उन थ्योरी का जस्ट एक चीज और बचा हुआ है उस थ्योरी में बताने के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ही। तो एक बार उसको जस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आज आपको मोस्टली न्यूमेरिकली कराऊंगा। और फिर टाइम कितना बचता है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए फिर थ्योरी आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक छोटी सी चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी भी टू डिमेंशनल मोशन के लिए इन जनरल रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग याद दिलाइए मुझे, किसको याद है बताइए। The centripetal acceleration is equal to v square by r. Very good. And what is centripetal acceleration? How do you find out Sir, that? sir, AC. How do you find out that? Sir, it's sir, AC plus AT is equal to A vector. Net So, acceleration. Yes. so sir, A is equal to root under AC square plus AT square. From there we get AC. AC कैसे निकलेगा आपको, आप कैसे निकालोगे AC को, कैसे डिफाइन कर रहे हो कि कौन सा एक्सेलरेशन है ये? The centripetal acceleration towards the हाँ तो बट इस perpendicular to velocity which direction change. yes, it's the component of acceleration which is perpendicular to velocity. तो जनरली आपको एक्सेलरेशन पता होगा, तो आपको एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, और इस एक्सेलरेशन को v² से इक्वेट करनी है। नाउ द गुड थिंग इज कि प्रोजेक्टाइल के लिए हमको लोकस पता है, हमें ये भी निकालना आता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल किसी भी इंस्टेंट पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी निकालना आता है। और अगर डायरेक्शन निकालना आता है तो ऑब्वियसली जी का कंपोनेंट हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, राइट, हम इजीली निकाल पाएंगे वो। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। व्हाट वी डू इज कि अगर मान लेते हैं हमने ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल कंसिडर कर रखा है, लेट्स से दिस इज अ प्रोजेक्टाइल, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अभी फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं हम। तो ग्राउंड से फेंका है, ग्राउंड पे ही लैंड कर रहा है। अब यहाँ से हमने फेंका है, दिस इज वेयर वी हैव प्रोजेक्टेड इट फ्रॉम यू एंड ये एंगल थीटा, ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है। और थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है, जहां पे इसकी वेलोसिटी v दिखा रहे हैं, ये t सेकंड्स लेटर है। तो t सेकंड्स लेटर इसकी वेलोसिटी और ये इंक्लिनेशन, ये हमको दोनों ही निकालना आता है, राइट। डू वी नो हाउ टू फाइंड आउट दीज टू? अगर आपको कोई बोले कि v Yes, निकालो sir. किसी भी टाइम t पे और एंगल अल्फा निकालो किसी भी टाइम t पे, क्या हम निकाल सकते हैं इनको? सर vy by Yes, v। sir. tan अल्फा निकालने के लिए vy by vx, और vy निकालने Yes. के लिए vy सर निकालने u sin theta u sin theta minus gt, gt by u and cos theta vx निकालने के लिए u cos theta, राइट। cos theta। तो ऑब्वियसली आपको ये निकालना आता है। अब आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, नीचे की तरफ g है। नाउ व्हाट डू वी नीड इज द कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना आएगा इधर, ये एंगल अगेन इज अल्फा, तो g का इधर का जो कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, g cos अल्फा। एंड ये g cos अल्फा ये बेसिकली क्या है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टाइम t अगर फाइंड करनी है आपको, टाइम t, तो इसको मैं r सबस्क्रिप्ट में t लिख लेता हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज g cos ऑफ अल्फा। आई होप सबको समझ आ रही है, क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है। Yes. दो पॉइंट पे Yes, जनरली sir. आपसे पूछते हैं, जनरली आपसे दो पॉइंट पे पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एक अगर स्पेशल केसेस की बात करो तो एक है आपसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पूछी जा सकती है, और दूसरी है आपसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछी जा सकती है। तो ये स्पेसिफिक केसेस हो गए। तो स्पेशल केसेस में दो पॉइंट पे आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। स्पेशल केसेस में एक है एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पहला एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी लिख रहे हैं मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमने प्रोजेक्ट किया ऐसा। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी इज u, ये एंगल है थीटा, एंड g आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड से, तो g का कंपोनेंट आपको लेना है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली एंगल भी थीटा है, तो g का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है आपको g cos थीटा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर फाइंड करोगे एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो दैट विल बी u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos थीटा। ठीक है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर यही रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूछा जाए एट टॉप, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, u cos थीटा, Yes, और sir. एक्सेलरेशन कितनी है नीचे की तरफ g। क्या ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, नोटिस करो, Yes, sir. राइट।
तो क्या हमें कोई कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं, यहाँ का सेंट्रीपिटल v square by g। जी है, राइट। इसका मतलब यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस एट टॉप अगर लिखना है मुझे, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? u cos थीटा इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई g लिखेंगे। क्या समझ आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले कितना है? पहले है u स्क्वायर बाई g बाई cos थीटा। बाद में कितना है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना है? u स्क्वायर बाई g इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? बड़ा है, क्योंकि cos थीटा एक फ्रैक्शन है। तो 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? एक नंबर जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियरली इज ग्रेटर देन u स्क्वायर बाई g। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है वो u स्क्वायर बाई g से बड़ी आ रही है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज u स्क्वायर बाई g इंटू cos स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा इज लेस देन 1, सो cos स्क्वायर थीटा इज आल्सो लेस देन 1। तो इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस देन u स्क्वायर बाई g। इसका मतलब जैसे जैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आप टॉप मोस्ट पॉइंट तक मूव करोगे तो वैसे वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका? घटता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। और टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर आप वापस से अगर पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे आओगे तो उसके बाद वापस से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लेफ्ट में मिलेगा वैसा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा आपको? राइट में भी मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये पहले घटता है और उसके बाद फिर वापस से घटने के बाद फिर ये बढ़ता चला जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब घटता है बोलते हैं तो कर्वेचर एक्चुअली बढ़ता है। इसको कहने एक मिनट, जिसमें इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुकिए जैसे से। जैसे मैंने अभी बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब घटेगा तो कर्वेचर हम बोलते हैं बढ़ रहा है। जैसे ऐसे इमेजिन करो कि अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन है ये, क्या इसका कोई कर्वेचर है? क्या कोई कर्वेचर है इसमें? मतलब कर्व है? इनफाइनाइट कर्वेचर। इसमें क्या बोलते हैं? कर्वेचर जीरो है। नहीं नहीं, कर्वेचर जीरो है बट रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। आई गेटिंग द पॉइंट? हाँ मतलब ये हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि बिल्कुल कर्व नहीं हुआ, इसलिए बोलते हैं कि कर्वेचर नहीं है इसमें। और कर्वेचर नहीं होने का मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इनफाइनाइट है। क्या आपको बात समझ आ रही है? जी सर। सर, एक अब डाउट मैंने है। क्या किया? इसको थोड़ा सा बेंड किया, जस्ट थोड़ा सा बेंड किया है। थोड़ा सा बेंड किया इसका मतलब कर्वेचर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, बट अभी भी कर्वेचर बहुत कम है। बट कर्वेचर अगर बहुत कम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? काफी बड़ी है, राइट? क्या आपको बात समझ आ रही है? यस सर। बट अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, ऐसा, तो आप बोलोगे कर्व बहुत ज्यादा है, राइट? कर्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्व्ड है, राइट? बहुत ज्यादा रेडियस घटेगा। लेकिन रेडियस बहुत छोटा है। तो व्हाट वी से इज कर्वेचर बहुत है, कर्वेचर बहुत है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बहुत छोटी है। छोटा है, हाँ। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। सो कर्वेचर घटने का मतलब है रेडियस बढ़ता है। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। सर, जो स्ट्रेट लाइन आपने बोला, अगर सर स्ट्रेट लाइन को एक बहुत बड़ा सर्कल का पार्ट बोल अगर कंसिडर करेंगे तो वो तो एक कर्वेचर उसका आ जाएगा ना। यह स्ट्रेट लाइन कभी बनेगा? इनफाइनाइट है, कैसा बात करता है? स्ट्रेट लाइन को किसी सर्कल का पार्ट कंसिडर किया जा सकता है? सर, एक इनफाइनाइटली बड़ा सर्कल का पार्ट। तो इनफाइनाइटली बड़ा सर्कल का पार्ट, इसका मतलब रेडियस इनफाइनाइट है। हाँ तो कहां से रेडियस आया तुम्हारा? तुम बोल रहे हो कुछ ना कुछ रेडियस आ जाएगा, रेडियस कितना आया? नहीं सर, मैं बोला कर्वेचर आ जाएगा। क्या बोलता है यार? क्या आ रहा है? बताओ बताओ मुझे, क्या वैल्यू आ रहा है? सर, इनफाइनाइट हो जाएगा तो कर्वेचर। इनफाइनाइट कोई वैल्यू होता है क्या? नहीं तो सर फिर कर्वेचर को सर इनफाइनाइट या जीरो दोनों कह सकते हैं। यार कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं फॉलो करता है। बस अपनी मर्जी से जो भी दिमाग में बिठा रखा है उसको सुनता ही नहीं है टीचर की। तो क्या ही मैं समझाऊंगा? इतना समझा रहा हूं कि जब कर्व होती है तो उसमें बोलते हैं कर्वेचर बढ़ रहा है। और कर्व होने का मतलब है रेडियस छोटी हो रही है, इससे इसकी सबसे बड़ी रेडियस है, इसकी छोटी रेडियस है, इसकी और भी छोटी हो गई है। रेडियस छोटा होने का मतलब कर्व ज्यादा हो रहा है, कर्व ज्यादा हो रहा है। और कर्व ज्यादा होने का मतलब है कर्वेचर हम बढ़ा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दो अलग चीज है। आप सुन ही नहीं रहे हो, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ यार? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो भी बोल सकते हैं, इनफिनिट भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हो यार? दोनों सेम चीज है ही नहीं, कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा मर्जी है क्या? नहीं इंटरटेन कर रहा है यार मैं फालतू फालतू डाउट्स को। कोई मतलब होना चाहिए डाउट्स का। आप सुन लो यार टीचर की बात तो सीधे से बात निकल जाएगी। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सर, बोलिए।
হ্যাঁ বলছি যে মানে মেইন ফর্মুলা অফ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার ওইটা অ্যাকচুয়ালি মানে ভি স্কোয়ার বাই আরটি, যেহেতু মানে সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন, তো সেই আরটিটাই হচ্ছে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার হচ্ছে, তো সেই কারণেই আমরা এসি কে ডিনোমিনেটরে নিয়ে যাচ্ছি। এটাই কি বেসিক ব্যাপার? এটাই কি? এইটাই কি বেসিক কনসেপ্ট, মানে এইভাবে কি एक- ফর্মুলাটা আসছে? हाँ हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। ওকে। सर यस, सर वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग में जो थीटा होगा वेलोसिटी लाइक एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, वो क्या एक ही होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज नहीं सर, टॉप मोस्ट नहीं सर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर। हाँ वो तो होता ही है, यहाँ पे ये जो थीटा है, यहाँ का ये थीटा तो सेम ही होता है। मतलब कि सर यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां पर जो आर होगा, जो रेडियस होगा, और लैंडिंग पर भी रेडियस तो एक ही होगा, राइट? बिल्कुल होगा, क्योंकि कर्व, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कर्व का हिस्सा होता है, कर्व का पोर्शन होता है, और ये कर्व तो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, वो तो सिमेट्रिकल होता है, जैसा इधर है वैसा ही तो इधर भी है। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट इट्स वर्टेक्स, तो इसलिए जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा उतना ही रेडियस कर्वेचर तो यहाँ आना ही है, सेम ही आएगा। ओके, थैंक यू। As we move from point of projection to point of landing, radius of curvature decreases till top, then increases again till point of landing. और ये नोटिस ध्यान रखना, if radius of curvature decreases, this implies curvature increases. कर्वेचर को जैसे ऐसे सोचो कि कितना कर्व हो रहा है, बस वही चीज का मतलब है और कुछ नहीं है। कर्व ज्यादा होगा तो रेडियस छोटी होगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लो यहाँ पे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंसिडर कर रहे हैं, फॉर अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ground to ground projectile, maximum height and range are h comma r. Find the speed of projection. स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होगी बताइए, जल्दी ट्राई करिए, जल्दी जल्दी हाथ चलने चाहिए। चेक करो, फालतू सा क्वेश्चन है। अगर आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो तो 4h इक्वल टू r tan थीटा होती है, याद है आपको? याद है यस सर। नहीं? यस सर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी Yes. होगी? 4h/r। और अब आपको स्पीड चाहिए तो कोई भी एक डेटा को यूज कर सकते हैं आप। हाइट की एक्सप्रेशन क्या होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इसको लिख सकते हो आप u स्क्वायर बाई 2g एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसे करते हैं, डायरेक्टली यहीं से निकाल देते हैं ना। तो यहाँ से u की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, u विल बी √2gh एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आप साइन थीटा कहाँ से निकालोगे? टैन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, उसको यूज करेंगे। सो √2gh डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब टैन थीटा अगर 4h/r है तो आप यहाँ पे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जिससे आप इजीली कैलकुलेशंस कर पाओ।
तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल थीटा मार्क किया, ये 4h होगा, ये r होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16h² प्लस r² हो जाएगा। अब साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 4h डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 16h² and plus r², and therefore this becomes root under 2gh into 16h² plus r² and whole divided by 4h। so हम आपका कैलकुलेशन देखो और मेरा कैलकुलेशन देखो, Yes, आपका sir. ये आंसर आया है, बट कैलकुलेशन में डिफरेंस देखो कितना हो रहा है। आप एक पूरा पेज लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो इतना बड़ा सा पेज का, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है। हाँ सर। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। आपने ये वाले रिजल्ट को भी डिराइव किया, 4h = r tan थीटा को आपने डिराइव किया, जबकि आपको मैंने बोला था कि ये रिजल्ट को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है, बोला था ना लास्ट क्लास में? हाँ सर, सर वो फिर? भूल गया था। हाँ, ये याद रखना है, ठीक है? सॉरी सर। ठीक है सर। मैक्सिमम हाइट एंड रेंज क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ हाइट और रेंज क्यों नहीं? हाइट तो वेरिएबल होती है, प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या फिक्स? यस यस। हाँ? नो सर, मैक्सिमम रेंज, रेंज तो एक ही होता है। रेंज तो एक ही होता है, हाइट तो अलग अलग होता है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे मान लो एक बहुत बड़ा सा वॉल है और ये वॉल यहाँ से L डिस्टेंस अवे है। यहाँ पे एक लड़का है, ये इस बॉल को किक करता है 50 मीटर पर सेकेंड से किसी एक एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ, नहीं पता कितना दूर पे, ठीक है? बट ये देखा गया है कि जब ये जाता है तब ये इस वॉल पे 20 मीटर ऊंचा पे जाके स्ट्राइक करता है। ये वाली हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर है। आपको फाइंड करना है पहला थीटा कितनी है और दूसरी एल कितनी है। जल्दी निकालो, 2 मिनट है आपके पास, देखो चेक करो। अच्छा, ओहो एक डेटा तो मैं देना ही भूल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम तो देना ही भूल गया। हाँ सर। शिट यार, इसलिए सर नहीं रहा, इसमें तो टाइम मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, अभी शायद आप काफ़ी लोग कर पाएंगे, चलो 2 मिनट और दे रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड्स, ठीक है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी देखो, जल्दी ट्राई करो। अपनी इक्वेशन तो लिखा ही होगा, जस्ट उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। हेलो सर। हाँ बेटे बोलिए। सर टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अप टू दैट पॉइंट, राइट? ऑब्वियसली वही मतलब होगा, आप जमीन Okay, से जमीन पे फिर थोड़ी फेंक रहे हैं यहाँ पे। तो जी 10 है तो जी जी की वैल्यू 10 लेंगे आप, जब तक बोला ना जाए आप यही लेते हैं, 10 ही लेते हैं। बहुत देर हो गया, देखो इधर चेक करो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर टाइम वगैरह कैलकुलेशन करना हो या वर्टिकल हाइट दिया हुआ है तो वर्टिकल मोशन से ही एनालाइज करते हैं। तो वर्टिकल मोशन में अगर इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप देखोगे तो ये 550 इंटू साइन थीटा है, ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन आपको पता है 20 मीटर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन शुड बी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू टाइम टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इनटू टाइम टी का स्क्वायर। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। डिस्प्लेसमेंट इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 50 साइन थीटा, ये आपको नहीं पता कितना है साइन थीटा में, बट टाइम आपको पता है 4 सेकंड्स है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन विच इज -10 इंटू 4 सेकंड्स का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से एक डेसिमल तो हटा ही देते हैं, ये डेसिमल हट जाएगा, ये 2 इधर से 4 से सॉरी ये 2 इधर से 2 से कट जाएगा, फिर एक और 2 को काट सकते हैं यहाँ से, ये 2
ये 2 कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा. सो व्हाट यू लेफ्ट ओवर विद इज 5 2 10 साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास बच रही है 4, उधर चले जाएगी 5 हो जाएगी, इज इक्वल टू 5. इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 30 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है. साइन थीटा हाफ होने का मतलब थीटा आपका 30 डिग्री होगा. तो ये पहला पार्ट है जिसका आंसर निकल गया. अब जैसे पहले पार्ट की आंसर निकल चुकी है आपकी, तो आप सेकंड पार्ट पे मूव कर सकते हैं. आपको एल निकालने के लिए बोला है. एल देखोगे तो आप कैसा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि है आपका u cos 30 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे. u कितनी थी आपकी 50, cos 30 कितनी है √3/2, एंड फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है 4. ये 2 इधर 2 से कट जाएगा, ये आ रही है 100√3. सो 100√3 मीटर्स, दैट इज द फाइनल आंसर. ये भी आंसर हो जाएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से वजह से एक 1D के ही क्वेश्चंस आपको यूज करने हैं, कुछ भी नहीं, अलग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एन ऑब्जेक्ट projected from ground with u, theta. अगर मैं u, theta लिख रहा हूँ तो बस आप यही इंटरप्रेट करना कि velocity of projection is u, angle of projection is theta with the horizontal. ठीक है. So an object projected from ground with Sir. theta. Yes. স্যার উপরেরটাতে আপনি টিটাকে টি স্কয়ার নিয়েছেন, সেকেন্ড পার্টটা t square কোথায় লিখেছি? 4 স্কয়ার। তুই নিশ্চয়ই কিছু নেশা করছিস. this 2 আর 4 কেটেছি, ও আচ্ছা আচ্ছা লিখেছি. নিশ্চয়ই কিছু নেশা করছিস, তাই জন্য এইসব উল্টো পাল্টা ডাউট আসছে. হ্যাঁ, নিচে 2 কাটাচ্ছি সেটা দেখতে পাচ্ছিস না. হাইট কি জিজ্ঞেস করছিস যে ম্যাক্সিমাম হাইট কেন লেখা আছে? হ্যাঁ, স্পর্শা তো. ইয়েস স্যার। An object projected from ground with u, theta has minimum kinetic energy 4 seconds after being projected. While 3 seconds before that the direction of motion was equally inclined with horizontal and vertical. Find पहला u निकालना है, दूसरा थीटा निकालना है. चलो जल्दी ट्राई करो, देखो क्या आ रही है. इन्फॉर्मेशन आपके पास 2 हैं. एक है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जहां पे वेलोसिटी सबसे कम होगी वहीं पे क्या होगा आपका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो कहाँ पे होती है, एट टॉप, राइट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे. तो इसका मतलब है बेसिकली वो जो उन्होंने 4 सेकेंड्स का डेटा दे रखा है, वो 4 सेकेंड से आपको क्या पता चल रहा है कि टाइम टेकन टू गो अप इज बेसिकली 4 सेकेंड्स. टाइम टेकन टू गो अप कितनी होती है, u sin थीटा बाई जी होती है. तो u sin थीटा बाई जी इज 4 सेकेंड्स. तो u sin थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो, दैट इज 4g. तो ये हमारा पहला डेटा है जो काम का है. फिर उसने क्या बोला है, वाइल 3 सेकेंड्स बिफोर दैट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में लगा 4 सेकेंड, और 3 सेकेंड उससे पहले चले जाए तो फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हम कितने टाइम के बाद जा रहे हैं, 1 सेकेंड बाद, राइट. तो इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा आपके लिए कि हमने यहाँ से फेंका u से ये एंगल थीटा पे, ये t = 0 पे. यहाँ पे जब ये पहुंच गया तब ये t = 4 सेकेंड्स था, और उससे 3 सेकेंड पहले मतलब यहाँ पे कहीं है, ये आपका t = 1 सेकेंड्स का है. और यहाँ पे उसने ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 45 डिग्री पे है. 45 डिग्री का होने का मतलब है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और वर्टिकल कंपोनेंट vy, ये दोनों क्या है आपका सेम ही होगा, तभी आपका 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो सकता है. तो एट t = 1 सेकेंड्स अगर लिखे, t = 1, अगर tan 45 लिखोगे आप, tan 45, तो ये आपका vy बाई vx होता है, और इसी से आपको पता चल गया कि vy हैज टू बी इक्वल टू vx हो जाएगा. और vy क्या लिखते हो आप, u sin थीटा माइनस gt, तो u sin थीटा माइनस g × 1 हो जाएगा. और ux कितनी होती है, u cos थीटा होती है. u sin थीटा आपने ऑलरेडी निकाला 4g था,
तो u cos थीटा कितना मिल गया आपको? दिस इज कमिंग आउट टू बी 3g, क्योंकि ऐसे एक से बढ़ा देते हैं 4g माइनस ऑफ g विच इज 3g। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो उससे u sin थीटा पता है आपको 4g बाई 3g 4g है, और u cos थीटा आपको पता है 3g है। तो देयरफॉर अगर 1 एंड 2 को डायरेक्टली यूज करें तो फिर आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी uy बाई ux विच इज बेसिकली u sin थीटा बाई u cos थीटा विच इज 4g बाई 3g। ये आपका 4/3 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स 4/3। ये तो पहला पार्ट आपका निकल चुका है। दूसरे पार्ट में आप डायरेक्टली स्क्वायर करके ऐड कर लो, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर। अगर इनको स्क्वायर करोगे तो 3g का स्क्वायर एंड प्लस 4g का स्क्वायर आ रहा है विच इज बेसिकली 5g का स्क्वायर। और यहाँ से क्लियरली देखोगे आप तो आपको u मिल जा रहा है, क्योंकि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विल बी u स्क्वायर ओनली। तो u की वैल्यू कितनी हो गई? 5g। दैट्स इट, मतलब 50 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a particle projected with u comma theta from ground. Find the time after which the direction of motion is perpendicular to initial direction of projection. ये पहले पार्ट का है। दूसरा पार्ट, फाइंड स्पीड एट दिस इंस्टेंट। स्पीड एट दिस इंस्टेंट। देखो क्या आ रही है, जल्दी करो, चेक करो, मैं कर रहा हूँ। देखो पहले जो नॉर्मल, पहली चीज तो आपको ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपका ये प्रोजेक्टाइल है, सोचो ये प्रोजेक्टाइल के पाथ को हम शो कर रहे हैं। तो इनिशियली हमने प्रोजेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन पे हमने प्रोजेक्ट कर रखा है इसको। पहले आप इसको बोल सकते हो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल पे। अब जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो ये पोजीशन चेंज हुई, तो अब अगर देखोगे तो इसके साथ इनिशियल लाइन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ ये सर्टेन एंगल पे आपको दिखेगा यहाँ पे। बट ये एंगल अगर देखोगे तो 90 नहीं है अभी। इनफैक्ट ये 90 कहीं पे भी ऊपर जाते वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ शिफ्ट करता जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में होगा तब भी ये एंगल 90 नहीं है, तब भी एंगल 90 नहीं है। ये एंगल 90 इनफैक्ट थीटा है इस वक्त। बट एक ऐसा लोकेशन आएगा कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जर्नी में, जब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसी हो चुकी होगी कि अगर वहां पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस केस में ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो आपको वो वाली लोकेशन ही ढूंढने के लिए उसमें बोला जा रहा है, ठीक है। यही वाली लोकेशन आपको फाइंड करनी है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये कहाँ पे ऐसा हो रहा है, कब। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी रही होगी, ये एंगल 90 डिग्री है। अब अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, यहाँ से सोचो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा अगर मैंने, ये एंगल ऑलरेडी आपको पता है थीटा है, तो ये एंगल कितनी होगी? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी, करेक्ट है। तो ये एंगल भी कितनी होगी? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वेलोसिटी का यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहाँ पे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको? v cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट है, राइट। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करती है। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो u cos थीटा है, वो आपकी क्या होनी चाहिए? वहां की v cos 90 माइनस थीटा से मैच करनी चाहिए। सो देयरफॉर वेलोसिटी का x कंपोनेंट सिंस कभी चेंज नहीं करता, तो vx इक्वल टू ux लिख रहे हैं। तो देयरफॉर v cos 90 माइनस थीटा मतलब v sin थीटा शुड बी इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू इजीली मिल गई, दिस इज u cot थीटा। तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको ये पूछा गया कि टाइम कितने देर के बाद ये हो रहा है। अब ये टाइम कैलकुलेशन के लिए सब अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग काम कर भी सकते हैं। जैसे एक कॉमन सा चीज जो सभी कर रहे हैं वो क्या है, हमें अगर ये फैक्ट पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बिल्कुल सही चीज है। तो अगर वो करते हैं हम, तो सिंस हमको ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर व्हाट यू कैन हैव डन इज v वेक्टर को u वेक्टर का साथ डॉट प्रोडक्ट करते इक्वल टू 0 मिलता। बट आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
फाइनल वेलोसिटी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखते हो, एक है एक्स कंपोनेंट जो कि आपका यू कॉस थीटा रहेगा, ये आई कैप, प्लस एक वाई कंपोनेंट है जो कि है यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, ये जे कैप के साथ है। ये हो गई वी वेक्टर, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, ये है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। एंड अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को हमने 0 से इक्वेट कर दिया। अब जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू साइन थीटा इसका भी स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू जी टी हो गया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 हो गया। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो यू स्क्वायर ही हो जाएगा, और ध्यान से देखोगे तो आपको यू टाइम की वैल्यू मिल गई, दैट इज यू बाई जी साइन थीटा। ये मेजोरिटी लोगों ने किया है, ये ठीक भी है, ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आपने बस ये कंडीशन को यूज किया, दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस नेवर फेल्स टू गिव यू द करेक्ट आंसर, दिस विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर, बट देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। देखो अब मैं दूसरा चीज क्या कर सकता था, दूसरी चीज क्या कर सकता था, हमने ये चीज नोटिस किया कि अगर मैं इस पोजीशन पे जहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहा है उसका वर्टिकल वेलोसिटी तो नीचे की तरफ है, ये श्योर है, और ये कंपोनेंट अगर आप निकालते तो ये कितनी आती, v cos थीटा आती। ये y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, और v आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, u cot थीटा है, तो इस मतलब ये इसको लिखते तो u cot थीटा इनटू cos थीटा लिखते, राइट। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई आपके पास, u cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा हो गई है। तो ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ आपको मिल रही है। अब पहले y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, ये थी u sin थीटा। तो अब अगर हम सिर्फ y डायरेक्शन के लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं, सिर्फ y डायरेक्शन के लिए, तो इक्वेशन कैसा लिखते हैं हमारे लिए, हम डायरेक्टली y डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। देखो तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई है, माइनस ऑफ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नीचे की तरफ है, सो माइनस ऑफ u इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू uy कितना है, u साइन थीटा प्लस ay कितनी है, माइनस ऑफ g, एंड इसके साथ टाइम टी मल्टीप्लाई कर लिया। अब जी टी को इधर लेके चले जाओ और इधर से इसको लेके चले जाओ, यू कॉमन कर लिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होती है, तो टाइम आपको दिख गई, दिस इज यू डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। तो यहाँ से भी मिल गई आपको। एक और चीज कर सकते थे जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही चेंज कर देते हैं इस बार। कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्यों चेंज कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे हमारा सिचुएशन जो था उसको एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, ये यहाँ का टेंजेंट इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जा रहा है इससे। सो यहाँ पे दिखा रहे हैं दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा u है, और यहाँ पे है हमारा फाइनल वेलोसिटी जो कि आपका v है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आप ये दोनों लाइन तो ऑलरेडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इनको ही अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लेता हूँ, इन लाइंस को ही अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लें, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आप चूज कर लो एक्स एक्सिस, और यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींच देते हैं, मतलब ये उस v के लाइन से मैच करेगा, फाइनल वेलोसिटी वाले लाइन से मैच करेगा। इसको मैंने चूज कर लिया, हमारा y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। तो इनिशियली जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, u। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी दिख रही है, 0। क्या आपको दिख रही है, कैन यू सी दिस एवरीबॉडी, यस सर, कैन यू ऑल सी दिस एवरीबॉडी। ये वेलोसिटी देखो x एक्सिस के अलोंग ही है, तो इसीलिए ux आपका u ही हो जाएगा, और y डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बट यही चीज जब आप फाइनल लोकेशन पे देखोगे तो फाइनल लोकेशन पे देखो ये वेलोसिटी इस y एक्सिस वाले लाइन के साथ पैरेलल है, इसके साथ पैरेलल है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी में अगर आप इन्फॉर्मेशन का क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी इज v, एंड ये y डायरेक्शन का है, नेगेटिव v ज्यादा लिख सकते हो, y डायरेक्शन का वेलोसिटी इज माइनस v, एंड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस लिखोगे तो ये 0 हो गई है। कैन यू सी दैट एवरीबॉडी, कैन यू सी दैट? हाँ सर। इस डायरेक्शन में और कोई वेलोसिटी नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होता तो ये इस डायरेक्शन में और आगे जाता ना, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता, बट यहाँ तो और एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ ही नहीं रही है इसके बियॉन्ड, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। नाउ थिंक ऑफ द एक्सेलरेशंस,
इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। अगर मैं प्रोजेक्शन एंगल जानता हूँ, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपकी 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये एंगल वापस से थीटा है, तो जी का जो कंपोनेंट आपको इधर मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, जी कॉस थीटा मिलेगा। और जी का जो कंपोनेंट आपको वेलोसिटी के लाइन पे मिलेगा, या अगर आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस के लाइन पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको जी साइन थीटा। अब आप नोटिस करो, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन की है या नहीं है? हाँ सर। और ये वाली वेलोसिटी फाइनली जाके कितनी हो गई है, 0, देखो दिख रही है। यस सर। ये स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेशन की तरह है, राइट? यस सर। यस हाँ। सर। एक डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी दिख रही है और थोड़ी देर के बाद घटते 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 यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या आपको ये स्टॉपिंग टाइम निकालना आता है? जी सर। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उल्टा एक्सेलरेशन, राइट? यस कितनी आई वैल्यू, u बाई जी साइन थीटा। क्या सबको दिख रही है? यस सर। क्या सबको ये बात दिख रही है, यस हाँ सर। यस सर। राइट? तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते थे, सिंस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, देयरफॉर आप क्या लिख सकते थे, ux प्लस ax इंटू टी विल बी 0, और ux की वैल्यू u, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू 0। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इतना लिख लीजिए, और इक्वेशन लिखे बिना डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि डायरेक्टली हमें स्टॉपिंग टाइम ही कैलकुलेट करने के जैसा है कि वेलोसिटी एक डायरेक्शन का पता है और फाइनली वो 0 हो जा रही है, तो वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन कर देंगे, हमें यहाँ से मिल जाना चाहिए। आई होप सबको समझ आ गई है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हेलो देखो, टू ऑब्जेक्ट्स, हेलो सर। बोलिए। सर वो पहले पिछले वाले क्वेश्चन में यू वो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद यू कॉमा थीटा, वो वाला लाइन का यूटिलिटी क्या था सर? कौन सा? तो u और थीटा के टर्म्स में तो आंसर निकाला है। क्या आंसर किसके टर्म्स में निकाला? मुझे u ही नहीं पता है, थीटा ही नहीं पता, तो मैं निकालूंगा क्या? अच्छा, लाइक ये क्या सर, लाइक वेलोसिटी है अलोंग y x एंड y एक्सिस, ये u कॉमा थीटा जो है। बेटा आप प्लीज फॉलो करिए लेक्चर्स को, ये बार बार बता रहा हूं मैं, फिर भी आप अगर बार बार पूछते रहोगे कैसे करेंगे? u और थीटा स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। u होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, तो ये सब आपको दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज किया है यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। आपको कोई मैंने यूएक्स यूवाई नहीं दिया है, कोई आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन में थोड़ी ये सब बोलते हैं कि यार यू एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है। क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया है, आप इतना लिखेंगे लिटरेचर, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये टाइम को बचाने के लिए बेसिकली मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है, और नहीं तो बार बार मुझे लिखना पड़ेगा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ u एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इतना बोलने की बजाय मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट u कॉमा थीटा लिखा। आप ये समझना कि u का मतलब है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि फिक्स चीज है, आपको इसमें कोई दिमाग लगाने का चीज नहीं है। थीटा का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से चूज करते हो कि कितने एंगल पे आप फेंक रहे हो। ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं मैं, इसके साथ स्टैंडर्ड चीजें हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। अब आप इसके अलावा क्या जानना चाह रहे हैं इसमें, इसके अलावा क्या जानना चाह रहे हैं? वही सर, वो कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होने का है क्या इसमें? मतलब मैं क्या 50 चीजें लिख रहा हूँ, बताओ, यहाँ पे 50 चीजें नॉमेनक्लेचर पे लिख रहा हूँ। वजह कंफ्यूज होने के लिए कुछ अच्छी चीजों पे कंफ्यूज हो, यार यू थीटा पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? Two objects are projected simultaneously from ground with u each, but with angle of projection 30 degree and 60 degree respectively. Find the time after which their direction of motion
इज पैरेलल। कितने देर के बाद उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल है, देखो जल्दी से निकालो। चलिए इस बाकी लोग चेक करिए। अगर मैं कह रहा हूँ दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल है, मतलब दोनों इक्वली एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, तो अगर tan अल्फा की वैल्यू अगर आपको याद हो तो vy/vx होती है। तो बेसिकली vy/vx का रेशियो जो होना चाहिए दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बस इसी कंडीशन को यूज करेंगे, vy1/vx1 शुड बी इक्वल टू vy2/vx2। बस इस कंडीशन को यूज करें। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, u sin थीटा माइनस gt, तो u sin 30 माइनस ऑफ gt बाय x कंपोनेंट क्या है, u cos 30, that will be y component u sin 60 minus of gt by u cos of 60। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो ये u/2 हो जाएगा, u/2 माइनस ऑफ gt डिवाइडेड बाय √3 u/2 इज इक्वल टू √3 u/2 माइनस ऑफ gt डिवाइडेड बाय दिस इज u/2। ये u/2 कट जाएगा, √3 को उधर लेके चले जाते हैं, तो u/2 minus of gt is equal to, this is 3u/2 and minus of √3 gt. So what you're getting is time का value is u/2 3 minus u हो जाएगा and divided by this is √3 minus 1 into g। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप देखो जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता करना हो तो आपको बेसिकली यही vy/vx का रेशियो को ही यूज करना होता है जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता करना है। मेजॉरिटी केसेस में यही करते हैं। अब बाकी एक दो चीजें हो सकती है जिसमें थोड़ा सा अलग करना पड़े, बट मेजॉरिटी केसेस में यही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Excuse me, sir. Yes sir. Sir, could you please let me turn off my video because I'm having a lot of network issues and I just got disconnected as well. ठीक है, Thank you, sir. देखिए for a ground to ground projectile, for a ground to ground projectile, the minimum kinetic energy is found to be 2/5 times the kinetic energy at half the maximum height attained by it. Find angle of projection। प्रोजेक्शन एंगल फाइंड करिए। चलो चेक करो, देखो कितनी आ रही है, जल्दी करो। आप सभी से कह रहा हूँ कि जितनी चीजें पढ़ाता हूँ आप घर पे जाके अपने हाथ से वो सारी चीजें करिए, आप तभी सीखेंगे। आधे से ज्यादा लोग तो हैं सिर्फ क्लास ही अटेंड कर रहे हैं सारे टाइम और कुछ खुद से नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो खुद से अपने हाथ से चलाइए सारी चीजें। जितना कर रहा हूँ कम से कम उतना ही अपने हाथ से घर पे कर लिया करो, खुद से ट्राई कर लिया करो कि चलो ठीक है अब क्लास अटेंड कर लिया, एक बार बना के देख ले खुद से बनता है कि नहीं। सारे जो पढ़े हुए चीजें उस पर ही अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों के पेन नहीं चल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और वो कह रखा उसने 2/5 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट हाफ दी मैक्सिमम हाइट है। तो इसको अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट h/2, इसका 2/5 कर दें तो ये आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देनी चाहिए। ठीक है, ये जस्ट जो उसने मतलब लिटरेचर में लिखा उसको मैंने मैथमेटिकली कन्वर्ट किया है। आप इसको लिख सकते हैं हाफ mv²। ये भी मैं मान रहा हूँ वेलोसिटी आपकी हाफ दी मैक्सिमम हाइट पे है। इसका 2/5 टाइम्स शुड बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m इंटू u cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी u cos थीटा है। m/2 कट जाएगा यहाँ से, तो आपके पास v² की वैल्यू आ रही है, दिस इज 5/2 टाइम्स ऑफ u² cos² थीटा। अब अगर आपको याद हो तो v² को हम लिख सकते हैं u² माइनस ऑफ 2g इंटू h। याद है आपको? याद है आप सभी को या नहीं याद है? हाँ सर। सर। जब हाँ, कोई सर। यूज नहीं कर रहा है, जितने लोगों ने भी मुझे सोल्यूशन भेजा सभी वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को ही यूज कर रहे हैं अलग से। बट आपको ये बताया था मैंने कि वेलोसिटी का रिलेशन ये जो है v² = u² - 2gh, ये आप किसी भी एंगल के लिए फेंको, हर एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल टू u² माइनस ऑफ 2g इंटू h, और हाइट कितनी है, कैपिटल H/2 है,
मतलब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट कितनी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 जी। ये हमने h/2 को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो ये 2 और ये 2 को तो हटा सकते हैं और थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 5u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस ऑफ ये 2 भी कट जाएगा, ये g भी कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। करेक्ट है। अब यहाँ से एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर है, तो साइन को कॉस में या कॉस को साइन में किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये यू स्क्वायर को हटा देते हैं, तो आपके पास आ रही है 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर तो लिखा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, तो ये हो गया 1, 2 माइनस 1 इज 1, और ये इधर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है हाफ आ रही है, और कॉस थीटा जैसे ही हाफ पता चल गया तो आपके पास थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, सो थीटा इज 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। सो जो भी चीजें आपको पता है वही सारी चीज यूज कर रहा हूँ, इसमें एक भी चीज ऐसी यूज नहीं कर रहा हूँ जो आपको पहले से पता नहीं है, जस्ट उन्हीं का एप्लीकेशन है, आपको कितनी जल्दी वो स्ट्राइक करता है उसके बेसिस पे ही है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An object projected with 100 meter per second at 60 degree with vertical from ground. क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? फाइंड पहला एवरेज वेलोसिटी in the interval, average velocity in the interval t equal to 3 seconds to t equal to 7 seconds. Number 2, change in momentum till t equal to 6 seconds. Number 3, rate of change of momentum at t equal to 8 seconds. चलो जल्दी चेक करो आंसर क्या आ रहा है, ट्राई करो। देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो। हमने प्रोजेक्टाइल एक दे रखा है, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? इंफॉर्मेशन है कि हमने प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी एंगल वर्टिकल से 60 डिग्री दी हुई है। ध्यान देना वर्टिकल से 60 है, हॉरिजॉन्टल से 60 नहीं है। इसलिए जब आप वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करोगे इसकी वेलोसिटी का तो 100 इंटू कॉस 60 होगा एंड नॉट साइन 60, तो ये आएगी आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये t इक्वल टू 0 पे हमने इसको फेंका है, तो ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? टाइम टेकन टू गो अप इज 50/10 विच इज 5 सेकेंड्स, और नीचे टॉप मोस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग आने का टाइम ऑब्वियसली 5 + 5 10 सेकेंड हो जाएगा। अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे अगर आप, तो मैंने जो टाइम दे रखा है आपको वो 3 से लेके 7 सेकंड का इंटरवल दिया है। टॉप मोस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो 3 सेकंड का मतलब है 5 से 2 सेकंड पहले, 5 से 2 सेकंड पहले की बात कर रहे हैं हम। तो 5 से 2 सेकंड पहले की बात करें तो ये वाली लोकेशन हो गई t इक्वल टू 5 - 2 मतलब 3 सेकंड्स। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट से 5 सेकंड से अगर 2 सेकंड और आगे निकल जाए तो आपको पता है मोशन सिमेट्रिकल होती है वर्टिकली, तो इस केस में 5 सेकंड से 2 सेकंड पहले जाओ या 5 सेकंड से 2 सेकंड बाद जाओ, दोनों पे आप क्या रहोगे? एक ही हाइट पे रहोगे। तो दिस इज इक्वल टू 5 + 2 विच इज 7 सेकंड्स। ये सबको बात समझ आई है? यस सर। ठीक है? अब इससे आपको ये दिख रही है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी हुई है? 0। 3 से 7 के बीच में देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, राइट? जी सर। यस तो सर। इसका वाई डायरेक्शन का एवरेज वेलोसिटी 0 मिलेगा। 0। एक्स डायरेक्शन में तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलोंग दी हॉरिजॉन्टल है, राइट? और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चल रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है वो? कांस्टेंट Constant वेलोसिटी। velocity. और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी टाइम, इसका मतलब तो वो चीज वेरिएबल है ही नहीं ना, वो तो कांस्टेंट ही है। तो उसका एवरेज वैल्यू निकालो या इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो, बात क्या आएगा? सेम होगा। इसलिए जो मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछा है उसका आंसर क्या होगा? सिंपली u cos थीटा।
मतलब u मतलब 100 into cos of 30 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ आपका 30 डिग्री का एंगल है। क्या सबको ये बात समझ आई? पहले पार्ट के Yes, लिए sir. हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन जे कैप। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करते हो, और वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, इसलिए आप जीरो लोगे। और वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तो कांस्टेंट है, और जो चीज कांस्टेंट उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो सब सेम ही होना है। तो इसका मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं दिस इज यू कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड दैट मल्टीप्लाइड विद आई कैप, यही आपका आंसर हो जाता है। तो यू कॉस मतलब यू की वैल्यू कितनी 100, कॉस 30 मतलब √3/2 एंड इसके साथ आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज 50 √3 मीटर पर सेकेंड, और ये आई कैप के साथ आंसर हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस का। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सेकेंड पार्ट पे चले। उसने पूछा है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टोरियल डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे? मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी लोगे। तो इसको कैसे लिखोगे आप? मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्या आपको पता है v माइनस यू क्या होती है? जीटी होती है ना? होती है नहीं होती है? हाँ सर। Yes, Yes, sir. आपको पता है ना, वेक्टोरियली जब हम लिखते हैं तो v इक्वल टू क्या लिखते हैं? u सॉरी v इक्वल टू क्या लिखते हैं? u प्लस जीटी लिखते हैं, नहीं लिखते वेक्टर फॉर्म में? आपको Yes, याद है मैंने समझाया था कि ये सब वेक्टर इक्वेशंस जो है, ये आपके अगर वेक्टर इक्वेशंस की तरह यूज करोगे तो 2D 3D सब में यूज कर सकते हो, राइट? है ना? 1D के इक्वेशंस अकेले नहीं है, ये आप किसी भी 2 डायमेंशन में भी यूज कर सकते हो। तो v माइनस यू क्या है आपका? जीटी तो है, तो क्या होगा? सिंपली m इंटू जी एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट्स इट, यही आंसर है। आप जितने भी टाइम पे निकालना आराम से कर सकते हैं, मुझे वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली mgt है आंसर। तो मास कितना है आपका? 2, जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डायरेक्शन में नीचे की तरफ, इसलिए जे कैप कर लेते हैं नेगेटिव के साथ। और टाइम कितना दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है कितना? 6 सेकंड दिया शायद मैंने, हाँ 6 सेकंड हाँ दिया है, 6 लिख लिया। तो ये जाएगा 120। मोमेंटम का चेंज पूछा है तो केजी मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन में आप माइनस ऑफ जे कैप लिख सकते हैं, ये आंसर के लिए। समझ आई सबको? Yes, sir. ओके, अब चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया। अभी अगर आपसे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होती है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ, ये बाय डेफिनेशन क्या होती है? the force. होती नहीं फोर्स, और एक dp by प्रोजेक्टाइल dt. पे डीपी बाई dt, और एक प्रोजेक्टाइल पे कौन सी फोर्स लगती है? एक ही फोर्स लगती है ना, So downwards. डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, राइट? और ये कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल वैल्यू है? So constant. Constant किसी value. भी वक्त पूछे, किसी भी वक्त मुझसे पूछे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमारा आंसर क्या होना So चाहिए? same constant होगा, mg। तो rate 0 हो जाएगा। इस हे भगवान, क्या जीरो आ जाएगा? अभी क्या बोला? नहीं सर, फोर्स का रेट ऑफ चेंज तुमको निकालना है, नहीं सर, चेंज इन मोमेंटम। आगे का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स है, और वही पूछा है तुमसे, और तुम उसको फिर बोल रहे हो जीरो है। mg नहीं, बोलने के बाद फिर बोल रहे हो उसको जीरो है। नहीं सर, वो सर निकल गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10, और ये आपका माइनस ऑफ जे कैप की तरफ रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन माइनस जे कैप। नीलाब्रो, आपको समझ आया बेटा कि आपने क्या चीज किया जो जरूरत नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Sir, I तो मास created the मल्टीप्लाइड calculation. चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम किया, जो कि जरूरत ही नहीं था, हाँ sir. ठीक है? और हाँ, एनीवेज आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ, वो आपका आंसर गलत भी हो सकता था अगर ये वेरिएबल फोर्स का केस होता, क्योंकि आपने क्या कैलकुलेट किया? 0 से लेके टाइम t के बीच में एवरेज फोर्स कितना लगा आपने वो निकाला, राइट? Yes, sir. है ना? क्योंकि आपने क्या किया था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम में टाइम को 8 सेकंड्स लिया था, राइट? है हाँ ना? sir. तो आपने एवरेज फोर्स निकाला 0 से 8 के बीच में, Yes, sir. जबकि मैंने आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में क्या पूछा था? Sir, rate of change of moment. नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एट t इक्वल टू 8 सेकंड, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछ रहा था ना मैं, अच्छा, हाँ sir, हाँ sir. राइट? Yes, sir. अब इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स सेम क्यों हो गया आपको पता चला? क्योंकि कांस्टेंट हाँ फोर्स sir, जी है. कांस्टेंट फोर्स का केस था, इस वजह से। अगर ये वेरिएबल फोर्स का केस होता तो आपका आंसर गलत हो जाता। हाँ sir. Okay sir. समझ आई? सबको समझ आई कि उसको जो मैंने बोला, सबको इस बात समझ आई कि वो क्या मिस्टेक कर रहा था, अगर मतलब कर सकता था? जी सर. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a bullet, sorry, a gun is at same horizontal level
horizontal level as a target at a distance of 200 meters away. How high should the bullet be aimed above the target so that the bullet strikes the target? Given muzzle velocity of bullet is 400 meter per second. 400 मीटर पर सेकंड से बुलेट निकलेगा. ट्राई करिए, देखिए क्या आ रही है. पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो सॉल्व करेंगे. इंटरप्रेट करिए अच्छे से, देखें कितने लोग इंटरप्रेट कर पाते हैं. चलो ठीक है, अभी देखो मैं कर रहा हूँ. Sir, one second. Sir, Sir, one I minute. have sent, Sir, sir. one Sir, I have sent. Sir, 1 minute. सर एक सेकंड. Sending, sir. Just- Sir, 5/8. टाइग बेटा, आप कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हो हाइट निकालने के लिए? Sir, u sin theta into t. और टाइम कितना है? तो यू साइन थीटा बाई जी. हाँ ये- हाँ. और फिर साइन थीटा को आपने क्या किया? साइन, अच्छा स्क्वायर थीटा. हाँ. साइन स्क्वायर थीटा को फिर आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है? साइन स्क्वायर थीटा क्या साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा? मतलब साइन 2 थीटा का না, स्क्वायर. নেই নেই স্যার sin 2 থিটাটা পেয়েছিলাম, ওখান থেকে cos 2 থিটা বার করেছি, 1 minus 2 sin স্কয়ার থিটাটা বার করেছি, ওখান থেকে sin স্কয়ার থিটার ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করেছি আমি। Sir, बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन. ये गलत किया आपने. लास्ट में वो कैलकुलेशन वाला पार्ट में थोड़ा मेस कर दिया है. सर मैंने एक बार खोजा. Sir, I was. बाप रे, लड़का क्या कर रहा है? इतना कैलकुलेशन मेरा देखने का हिम्मत नहीं है ना मित्र, बहुत टाइम वेस्ट होएगा. Sir, I have sent. चलो चेक करो, अभी मैं कर रहा हूँ. देखो टाइम बहुत कम बच रहा है. देखो चेक करो, देखो मैं कर रहा हूँ. देखो सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे कहीं पे एक टारगेट है, दिस अ टारगेट, और यहाँ पे कहीं पे आप बुलेट फायर करने वाले हो. ऑब्वियसली आपको इतना समझ आना चाहिए कि आप बुलेट डायरेक्टली एम नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, इट विल बेंड डाउन, और फिर टारगेट तो मिस हो जाएगा. इसीलिए अगर आपको हिट करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊंचा एम करना पड़ेगा, ताकि फाइनली ये क्या हो रहे, वो ऐसा कुछ पाथ फॉलो करके वापस से लैंड कर जाए. ऐसा कुछ पाथ फॉलो करके लैंड कर जाए. समझ लगे? ऐसा कुछ होगा. ऑब्वियसली बहुत छोटे एंगल पे फेंकना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ तो एक पर्टिकुलर एंगल पे आपने शूट किया है इसको, एक पर्टिकुलर एंगल पे आपने शूट किया है. ये मान लेते यू है और ये एंगल थीटा है. तो अगर मैं इस लाइन को, शूटिंग लाइन को अगर एक्सटेंड करूँ, शूटिंग लाइन को अगर एक्सटेंड करें, तो अगर आप नोटिस करोगे तो टारगेट से एक सर्टन हाइट ऊपर पे आपने एम किया है, ये कह सकते हैं. जब आप गन को ऐसे रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपका एमिंग पॉइंट ये है, दिस इज द एमिंग पॉइंट, जबकि आपका टारगेट क्या है, ये है. तो एमिंग पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज द एमिंग पॉइंट. Sir, बोलिए. sir, is the
आपको आंसर जानना है, फिर आंसर बता दूंगा, उसके बाद फिर आप क्लास से बाहर निकल जाएंगे. No, sir, is the answer 5/4 meter? What I'm saying is, if I tell you the answer, you'll be getting out of the class. No, sir. When I've started discussing, what are you supposed to do? Sir, listen. And what are you doing? Sorry, sir. This will never be appreciated in class, because I'm giving you at least 10 minutes in solving the question and seeing each and everybody to see to send the questions attempts. I cannot wait for an indefinite period, right? There has to be a time limit to these. Okay, sir. The class will not be progressing. I'll be doing just four numericals in entire 2 hours, and that is a sheer wastage of time. So aiming point आपका ऊपर में है, क्योंकि तुम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे बट कुछ कभी समझोगे नहीं अगर ऐसे ही टीचर की सारी बातों को अगर इग्नोर करते रहोगे. तो सबके लिए बोल रहे. सो ये आपकी एमिंग पॉइंट हो गई. अब अगर रेंज देखोगे आप, तो रेंज का वैल्यू आपको दे ही रखा उसने ऑलरेडी. रेंज इज बेसिकली 200 मीटर्स. तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो. 200 की वैल्यू को हम लिख सकते थे u² sin 2 थीटा ओवर g लिख सकते थे. तो sin 2 थीटा की एक्सप्रेशन यहाँ से कितनी आती? sin 2 थीटा would have been 200 into 10 divided by u², that is 400 into 400. ये तो इधर से 2 से कट जाएगा, ये डेसिमल कट गया, ये आपके पास 1/80 आ रही है. अगर आप देखोगे तो 1/80 इज वेरी लेस देन 1. अब अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन याद हो कि अगर साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होती है. तो इससे हम ये क्लियर कर सकते थे कि यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशंस sin 2 थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा, एंड देयरफॉर 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1/80, एंड देयरफॉर थीटा कितनी मिल गई आपको? 1/160. ये आपका रेडियंस में है. दिस इज इन रेडियंस. अब ये बहुत ही छोटा एंगल है, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए. ये बहुत ही छोटी एंगल है. कैसे पता चल रहा है? इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको. इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/160 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई पाई. यही तो करेंगे आप, राइट? करेंगे ना ये? Yes, sir. अगर आप देखोगे तो ये डिग्री में, अगर डिग्री में देखोगे तो 1 डिग्री भी नहीं आ रहा है. 1 डिग्री से भी छोटा एंगल है. मतलब कितना छोटा सोचो इंक्लिनेशन पे आपको रखना पड़ेगा. बहुत ही छोटी इंक्लिनेशन है. अब यहाँ से ये हाइट निकालनी है, तो ये हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली tan थीटा यूज कर सकते हैं. कैन वी यूज tan थीटा? ये हाइट कितनी होगी? r tan थीटा. होगा ही नहीं होगा? हाँ सर. होगा क्या? ये होगा. हाँ सर. Yes, sir. और सिर्फ थीटा छोटा है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली r इंटू थीटा. ये क्यों लिखा मैंने? थीटा छोटा है इस वजह से. और अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो. सो दिस इज 200 एंड थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 1/160. तो वैल्यू कितनी है आपके पास? 5/4 विच इज 1.25 मीटर. सो 1.25 मीटर ऊंचा आपको क्या करना पड़ेगा? एम करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा? टारगेट को लगेगा वो ऑब्जेक्ट. समझ आई सभी को? Yes. Yes, sir. क्लियर है सभी को? अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेते हैं वो भी समझो. शायद आपको समझ आ रहा है बेटा अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेने हैं? हाँ सर. आप अननेसेसरी का कॉस थीटा साइन थीटा ये सब निकाल रहे हैं, ठीक है? उन सब की जरूरत नहीं थी. समझ आई ना आपको? हाँ सर. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नहीं, इसको एक थ्योरी की तरह ही बता देता हूँ. चलो थ्योरी कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है आप एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से फेंक रहे होंगे, बट प्रोजेक्शन पैरेलल टू अर्थ सरफेस होना चाहिए. तो यहाँ पे इमेजिन करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट को आपने ले रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी है, और यहाँ पे आपने पैरेलल टू अर्थ सरफेस आपने प्रोजेक्ट कर रखा है ऑब्जेक्ट को. तो ऑब्वियसली ये इससे और ऊपर तो जा नहीं सकता, ये इधर ही आके कहीं पे स्ट्राइक कर जाएगा. ठीक है? ये पाथ डेफिनेट है पैराबोलिक ही होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन पे नहीं है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डेफिनेटली पैराबोलिक पाथ ही होगा. एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ g है और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है u. अब मुझे क्या करना है? ये वाली हाइट सपोजली मुझे दी हुई है कि कितने हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया है. ठीक है? दिस हाइट इज अ नोन क्वांटिटी. ये हाइट मान लेते हैं h दे रखा है हमें.
ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके पहला तो ये है कि इसका लोकस फाइंड करते हैं, ठीक है, कि किस तरह के पाथ में मूव करेगा। अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि जिस लाइन पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है वो लाइन को ही एक्स एक्सिस चूज कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकली नीचे की तरफ का डायरेक्शन है उसको हम वाई एक्सिस चूज कर लेते हैं। इस बार नीचे की तरफ वाई एक्सिस क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि सभी चीज नीचे की तरफ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी देखोगे नीचे ही है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, जो वेलोसिटी वो गेन करेगा वो भी नीचे ही है, तो इसलिए वाई डायरेक्शन मैंने नीचे ही चूज कर लिया है। तो अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स को आफ्टर टाइम टी एक्स और वाई कहता हूँ, लेट अस से दी कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम टी इज एक्स एंड वाई, ये कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक्स वाई की तरह मार्क किया है, और वेलोसिटी को अगर वी मार्क कर लेते हैं, ये आफ्टर टाइम टी है तो इसको वी मार्क कर लेते हैं, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी के लिए टी वी टी लिख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट में टी लिखा है जस्ट टू इंडिकेट आफ्टर टाइम टी है, और ये टी इक्वल टू 0 पे फेंकी गई है, और ये किसी एक टाइम टी का मैंने लोकेशन पे शो कर रखा है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सारी क्वांटिटीज को कैसे निकालेंगे। अगर सबसे पहली चीज एक्स कोऑर्डिनेट निकाले और वाई कोऑर्डिनेट निकाले आफ्टर टाइम टी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम से मिलती है, राइट? डू वी नो दैट, राइट? एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है, u, और वो हॉरिजॉन्टल ही है, तो आप ये श्योर होकर कह सकते हैं कि u इनटू टाइम करेंगे तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो दिस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सिंपली u इनटू टी। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी है? ये 0 है, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट नहीं है तो ये केस का किस तरह का केस हो गया? ये ड्रॉपिंग का केस हो गया। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0, एंड आफ्टर टाइम टी ये कितना गिर जाता है? या हाफ जी स्क्वायर गिर जाएगा। तो ये जो नीचे का वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमारे पास, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, दिस वाई कोऑर्डिनेट ओवर हियर विल बी हाफ जी स्क्वायर, इसको आप वाई कह सकते हैं, दिस इज हाफ जी इंटू टी स्क्वायर है। अब वेलोसिटी के भी वैसे अगर कंपोनेंट्स ब्रेक करें हम, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को अगर लिखा जाए तो ये तो आपका कभी भी चेंज नहीं करता, ये यूएक्स से मैच करता है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी है? वो यू है, तो इसका मतलब है ये यू ही रह जाएगा, दिस विल बी यू। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? सिंपली जीटी हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई डायरेक्शन इज 0, तो इसको आप जीटी लिख सकते हो, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में रूट अंडर 2g इंटू वाई भी लिख सकते हो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करो वाई डायरेक्शन के लिए, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दिख रही है और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y दिख रहा है, तो फिर यू रूट अंडर 2gy यही आपका वैल्यू आ जाएगा। अब अगर आपको ये वाली एंगल फाइंड करनी है, सपोजली ये एंगल को मैंने अल्फा कह रखा है, तो ये अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। v cos वेलोसिटी एट टाइम t अगर मैंने vt लिख रखा है, तो vt cos अल्फा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? u से इक्वेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो हमने x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो लिखा है उसको सपोजली मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, जैसे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये जो हमने y कोऑर्डिनेट लिखा है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर टाइम को एलिमिनेट किया जाए, फ्रॉम 1 and 2 अगर टाइम को एलिमिनेट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और वो यू स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसका इक्वेशन है? पैराबोला का ही है ना, है ही नहीं है पैराबोला ये, Yes, sir. राइट? ये पैराबोलिक लोकस है, सो दिस इज अ पैराबोला। तो ये जो पाथ हम शो कर रहे हैं ये भी बेसिकली क्या है? आपका पैराबोलिक पाथ ही है, सो दिस इज द पैराबोलिक पाथ। ये स्टैंडर्ड लोकस है, आप इसको याद रख सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड लोकस हो गया। अब सपोजली मुझे ये फाइंड करना है कितने देर के बाद गिरा ये टाइम है t इक्वल टू कैपिटल टी, जब ये फाइनली लैंड कर रहा है, फिर जिस वेलोसिटी से ये लैंड कर रहा है उस वेलोसिटी को मैं v मार्क कर रहा हूँ, जितने एंगल पे लैंड कर रहा है उस एंगल को मैंने थीटा मार्क किया है, और जितने दूर ये गिर रहा है इस दूरी को मैंने r मार्क कर रखा है, दिस डिस्टेंस इज r। तो फिर से अभी वापस से सेम तरीके का कैलकुलेशन है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा रहा हूँ इसको, तो दो चीजें हुई है, एक है हॉरिजॉन्टली शिफ्ट किया है ये, और एक वर्टिकली शिफ्ट किया है। आपको पता है टाइम हमेशा किससे निकलता है? वर्टिकल मोशन से निकलता है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? 0। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो गया है? h। तो डायरेक्टली h इक्वल टू क्या कर सकते थे हम? हाफ जी टी स्क्वायर कर सकते थे। तो फॉर टाइम अगर निकालनी है, फॉर टाइम कैपिटल टी जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, हम क्या कर सकते थे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन को हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर कर सकते थे। तो ये हो गया h इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो ये टाइम आ गया आपके पास रूट अंडर 2h/g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार टाइम मिल चुकी है तो अब आप ये फाइंड कर सकते हो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो फॉर रेंज अगर निकालें, फॉर रेंज r, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं, ध्यान रखना,
तो रेंज की एक्सप्रेशन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जबरदस्ती मत लिख देना। ये रेंज की एक्सप्रेशन कितनी आएगी आपके पास, u मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u तो आपको पता है और इसके साथ आप √2h/g मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप ये तो एक कर ही रहे हो, इसके अलावा एक और काम भी कर सकते थे आप। एक और काम क्या कर सकते थे, आपको ये लोकस तो ऑलरेडी पता है y = ½ gx²/2u² है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट्स लिखता, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखता, तो x कोऑर्डिनेट कितना होता r और y कोऑर्डिनेट कितना होता h। तो अगर मैं ये r और h इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मुझे r यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता, क्योंकि h तो एक नोन क्वांटिटी है और h नोन है, तो इससे क्या कर सकते थे, r डायरेक्टली निकाल सकते थे। तो वो भी एक तरीका हो सकता था कि आप लोकस का रिजल्ट अगर याद है तो आप डायरेक्टली रेंज की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। बट नहीं याद है तो फिर वही करेंगे। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो y = ½ gx²/u²। तो यहां से यूजिंग y = h gives x = r, ठीक है, यहां से भी आपको मिल जाता। रेंज निकल गई। अभी वेलोसिटी निकालते हैं एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग फॉर v एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ये तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये रिलेशन होता है। तो v² = क्या लिख सकते थे आप, u² + 2gh लिख सकते थे। इसको कोई लेने देना नहीं है कि आप कितने एंगल पे फेंक रहे हो। अगर आपको इनिशियल पॉइंट पे पता है वेलोसिटी कितनी है और कितना हाइट नीचे गिरा है ये पता है, तो डायरेक्टली v² = u² + 2gh यूज कर सकते हैं। अब अगर ये वेलोसिटी मैंने फाइंड कर लिया तो ऑब्वियसली कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास ऑलरेडी ये है कि ये सर्फेस है और इस सर्फेस पे ये इधर v वेलोसिटी से आके स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से आके स्ट्राइक कर रहा है और ये एंगल को हमने थीटा मान रखा है। तो v cos थीटा की वैल्यू को हम किससे इक्वेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, जो कि आपका u था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, थीटा इज cos इनवर्स u/v हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज वेलोसिटी एट दी पॉइंट ऑफ लैंडिंग। सारी चीजें निकाल ली, टाइम भी निकाल लिया। तो ये चीज का याद रखना कि अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कंसिडर करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ड्रॉपिंग वाला केस की तरह ही है। तो ड्रॉपिंग वाले केस में जितने भी चीजें आपने कर रखी है वो सारी चीजों को यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, अगर हम इंक्लाइन प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट करते हैं, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। अब इसको देखो, इमेजिन करो हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट आके ऐसे कहीं पे लैंड करता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u दी हुई है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये t = 0 है और ये वाली हाइट भी अपने को दे रखी है। दिस हाइट इज नोन क्वांटिटी, इसको मान लेते हैं ये कुछ भी एक हाइट h दे रखी है, ठीक है। इस h हाइट से प्रोजेक्ट की जा रही है। अब वापस से मुझे यही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है कि कब ये यहाँ पे लैंड करेगा, मतलब यहाँ पे लैंड करते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, ये वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग निकालनी है और ये एंगल को मैं अल्फा मार्क कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये थीटा पे नहीं होगा, थीटा पे वो कहाँ पे होगा, थीटा पे यहाँ पे होगा। जब ये इस लेवल पे आ जाएगा तब यहाँ पे इसका एंगल थीटा होगा, बट ये तो और नीचे जा चुका है तो ऑब्वियसली ये अल्फा आपका बड़ा हो चुका होगा थीटा से। सो दिस विल बी अ ग्रेटर एंगल। तो ये अल्फा भी फाइंड करनी है और फिर लास्ट में ये फाइंड करना है कि ये कितना दूर आगे निकल गया, यहाँ से यहाँ तक कि कितना दूर आगे निकल गया, ये रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वर्टिकल मोशन से ही निकलती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इसकी, u sin थीटा है। अगर ये t = 0 का है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने का टाइम कितना होगा, टाइम टेकन टू गो अप, ये कितनी है, u sin θ/g, राइट। और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना ऊंचा गया है ये भी हमको पता है। दिस हाइट इज H विच इज u sin θ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ से अगर देखो, यहाँ से देखो, तो यहाँ से तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से जब ये नीचे गिरेगा तो ये गिरने का टाइम हम डायरेक्टली ½ gt² = टोटल हाइट फॉलन निकाल सकते हैं, मतलब √2h/g करके। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसको हमने कैपिटल टी का है, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करके निकाल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही 1 डायमेंशन में जैसे किया था। टाइम टेकन टू गो अप प्लस टाइम टेकन टू कम डाउन। टाइम टेकन टू गो अप इज u sin θ/g and time taken to come down is √2 times of
h प्लस h डिवाइडेड बाई g। अगर ये नहीं करते तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक एक आता है उससे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और ऊपर फेंका है यू साइन थीटा से, तो ये ऊपर जाके फिर वापस से नीचे लैंड करेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का सोच रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? नीचे की तरफ h की हुई है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है। टाइम t निकालना है तो डायरेक्टली एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज कर सकते थे। तो हम ये भी लिख सकते थे माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी एंड प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व अगर करेंगे, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक गिव्स टाइम टी। ये टाइम टी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका टाइम निकालने का। और अब हमको अगर रेंज चाहिए तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि आपका u cos थीटा है, इसके साथ टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमें रेंज मिल जाएगी। वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, एकदम फिक्स्ड रिलेशन। तो यहाँ से अगर देखोगे तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, v इज रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज यू स्क्वायर प्लस, अच्छा ये स्मॉल h होगा क्योंकि स्मॉल h से लिखेगा था, हाँ ये स्मॉल h होगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। और अब आपको एंगल फाइंड करना है तो v cos अल्फा इज इक्वल टू यू cos थीटा से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, अल्फा इज cos ऑफ इनवर्स यू cos थीटा डिवाइडेड बाई v विच इज रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये सब रिजल्ट को नहीं रटना है, बस मेथड को आप देखो कि हाँ कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि हर बार एक ही चीजें सिमिलर कंसेप्ट ही यूज कर रहे हैं। जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना है, रेंज निकालना है तो हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करना है, एंगल वगैरह फाइंड करना होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ये फैक्ट होती है जिसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। बस इन्हीं सब पे बेसिकली आपके सारे क्वेश्चंस आपके घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन कंसिडर नहीं किया है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव मोशन का भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन वाले सेक्शन पे एंटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा। और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें तो रेगुलर क्लास चलेगा, मतलब हमारा जो थर्सडे और फ्राइडे का क्लास है, बट अगला सैटरडे का जो क्लास होगा वो एक एडवांस लेक्चर होगा जो आपके इस सेशन का पहला क्लास होगा एडवांस लेक्चर का, और वो हम 2 डायमेंशन पे ही एडवांस लेक्चर को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सो दैट विल बी ऑन सैटरडे। तो ये कमिंग सैटरडे का जो क्लास होगा वो कमिंग सैटरडे का क्लास सिर्फ और सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स जो कि एडवांस को फोकस कर रहे हैं उनको ही करना है। अगर आपका टारगेट जेई मेंस और नीट तक ही है या वेस्ट बंगाल जॉइंट तक ही है तो these regular classes are sufficient to cater that. But whatever I'll be considering on Saturday, that will be only exclusively for JEE Advanced, where the concepts will be on advanced concepts, where it will be expected that you have mastered on whatever I have covered till now. ये expected होगा वहाँ पे, और फिर वो basics समझाने का कुछ होगा नहीं मेरे लिए। I'll not be teaching again for फिर से वो basics चीजों का। तो इसलिए आप अगर कोई भी enthusiastic हैं, अगर आप नीट एस्पिरेंट भी हैं और आप इंथुसियास्टिक हैं कि नहीं ठीक है मुझे भी सीखना है, तो आप आइए, बिल्कुल आइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ही चीज है कि आप प्लीज अपने अब तक जो पढ़ाया है एटलीस्ट वो इंश्योर करिएगा कि आप उसके थ्रू एकदम बिल्कुल कंप्लीटली थॉरो हैं, कि थ्योरेटिकली में कोई डाउट नहीं है आपको कि हाँ कंसेप्चुअली आप कहीं अटक रहे हो, उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो रेगुलर क्लास है थर्सडे फ्राइडे के लिए, और सैटरडे को हमारा एडवांस लेक्चर है। ठीक है, मैं ग्रुप में वैसे नोटिफाई कर दूंगा ताकि जो लोग एब्सेंट है वो जान जाए बात। ओके, ठीक है, यस Okay, sir. चलो अभी क्लास खत्म करते हैं। चढ़ा Sir, I had some pending doubts. मैं रिवर्ट बैक कर दूंगा, अभी एक्चुअली वेकेशन से आया ना तो इसलिए थोड़ा सा Okay, sir. Okay, sir. रिफ्रेश होता। ठीक है, तो मैं रिवर्ट बैक कर देता हूँ जल्दी से, 1-2 दिन के अंदर मुझे टाइम दो, मैं कर दूंगा। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. चलो Good night, sir.